प्रिय विद्यार्थियों, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है जो कमलेश्वर द्वारा रचित है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखावा इस निबंध का उद्देश्य है। अगला हेडिंग है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उसकी शाही दौरे की खबरें छपती थी। एलिजाबेथ के दर्जी उनकी वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतर ने भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। 400 पाउंड का मतलब लगभग 5000 रुपए। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई थी। कुल मिलाकर रानी के स्वागत में बहुत धूमधाम होनी चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई और कुल मिलाकर सरकारी जो भवन है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी को सुंदर तरीके से सजा दिया गया। अगला हेडिंग है जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आई कि जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए कई आंदोलन और बहसें हो चुकी थी। तो जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल में बताया गया है कि रानी एलिजाबेथ भारत आए और उनके जॉर्ज पंचम की नाक ना हो तो ये नाक जॉर्ज पंचम की नहीं, भारतीय सरकार की नाक कटाने वाली बात हुई। यानी हम रानी एलिजाबेथ के सम्मान को कुछ नहीं दे पाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। ये तो अपनी नाक कटाने जैसी वाली बात हुई। तो इसके ऊपर अगला हेडिंग सरकारी कार्यवाही। सरकारी कार्यवाही में क्या हुआ? शुभ चिंतकों की बैठक बुलाई गई, सभी टेंशन में आ गए, उच्च स्तर पे सलाह मशविरे हुए और आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। सारे घबराए हुए थे। मूर्तिकार को बताया गया कि जैसे भी हो मूर्ति को नाक लगनी चाहिए। अब मूर्तिकार ने क्या किया? उन्होंने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भारत के प्रत्येक प्रदेशों में जितने भी पत्थर की खाने हैं वहां जाऊंगा और पत्थर को चेक करके मैं लगा दूंगा। भारत में ऐसी क्या चीज है जो मिलती नहीं हो? ऐसा करके उन्होंने विश्वास दिलाया। आगे है देश भर के पर्वतों की खोज। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया, मैं देश भर के पर्वतों में जाकर मूर्ति की किस्म का पता लगाऊंगा, पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, जरूरत है खोज करने की। तो कुल मिलाकर के मूर्तिकार देश भर के प्रत्येक पर्वत को खोजने के लिए जा रहा है, पर वहां भी मूर्तिकार को चुप रहना पड़ा, उनकी बात नहीं बनी। अगला हेडिंग है भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। कितनी शर्म की बात है कि जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति को नाक लगाने के लिए और भारतीय मूर्तियों की नाक खोजी जाए। ये हमारी सरकार, हमारे नेताओं का कितना एक बेगानापन है, कितनी शर्म की बात है। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार खोंधा और उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचने की शर्त पे सुझाव दिया कि अखबार वालों को नहीं बताओगे तो अपने नेताओं की जो भी मूर्तियां देश भर में बनी हैं बस वहीं से काम बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कहां कहां कौन कौन से नेताओं की मूर्तियों को जांचा परखा। सबसे पहले वह मुंबई में दादा भाई नारोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर सबकी नाक टटोली। फिर गुजरात गया मुंबई के बाद, वहां गांधी, पटेल, महादेव, देसाई की मूर्तियों को परखा। फिर बंगाल में गए, बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सबकी नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। बड़ी निकली का मतलब
प्रिय विद्यार्थियों ये है कि जॉर्ज पंचम के कारनामों से भारतीय नेताओं के कारनामे अच्छे थे। भारतीय नेताओं ने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। भारतीय नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। जॉर्ज पंचम तो उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। नाक बड़ी निकलने का मतलब हमारे नेताओं का व्यक्तित्व महान था जो देश के लिए मरे हैं, कोई नहीं मर सकता। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया, बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद उनमें किसी की नाक फिट बैठ जाए, छोटे बच्चे हैं। पर बेटा उन सब की नाक भी बड़ी निकली, समझ गए? नाक बड़ी निकलने का मतलब जॉर्ज पंचम थे तो हमारे बच्चे भी महान थे जो अपने देश के लिए कुर्बान हुए, अपने देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया। आगे है जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल लाट मूर्ति को मलमल के नहलाया गया, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा 40 करोड़ जनता में कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। इस पे सन्नाटा छा गया, सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा नाक चुनना तो मेरा काम है, आपकी तो सिर्फ इजाजत चाहिए, और इजाजत दे दी गई। देखिए कितनी बेशर्मी। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरे की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाया गया, उसकी रवाब निकाली गई, रवाब कीचड़, और ताजा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए। पानी डालना है ना बेटा, ये चैप्टर व्यंग्यात्मक मजाक में है, ऐसा कभी नहीं होता। वो मूर्ति की नाक को ताजा रखने के लिए ताजा पानी का प्रबंध किया गया है ताकि छिड़कते रहे, नाक सूखने ना पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग गई। तो आप देखिए हम दूसरे की मूर्तियों के लिए, जबकि हमारा देश आजाद हो चुका, उसके बाद भी गुलामी का कलंक, किस तरह हम गुलामी के दाब में रहे, और हमने एक मूर्ति के ऊपर जिंदा नाक लगाने का प्रयास किया और लगा भी दी गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन, मान पत्र देने, स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। अखबार खाली क्यों थे? बेटा दो कारण हैं। एक तो सभी पत्रकार, सभी अखबार चुप रहकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि नेता लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले कि कहीं उनका नाक की माप फिट ना बैठ जाए, अभी मना भी नहीं कर पाएगा और नाक काट दी जाएगी। जब कोई नेता घर से नहीं निकलेगा तो कहीं भी उद्घाटन, कोई सभा, अभिनंदन, कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। नाक तो एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, मूर्ति के लिए। तो बेटा इस चैप्टर में प्रश्न है, पहला प्रश्न है सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, प्रश्न ज्यादा है। तो ये तो उन पे सदियों की गुलाम मानसिकता की छाप है। हमारा सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित दिखाई देता है जिसने न जाने कितने भारतीय लोगों पर अत्याचार किए थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र की चिंता और बदहवासी उनकी अयोग्यता, मूर्खता, अदूरदर्शिता और चाटुकारिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप कैसे सही ठहराएंगे, तर्कसंगत ठहराएंगे? तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी उसकी वेशभूषा के चुनाव को लेकर परेशान था, क्योंकि वेशभूषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में भूमिका निभाती है। रानी कोई छोटी मोटी हस्ती थी नहीं, उसकी वेशभूषा की जिम्मेदारी उसके दर्जे की थी, उसकी दर्जी की थी। उसे ही तय करना था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल दौरे पर रानी कौन सी ड्रेस पहनेगी। उसके इसका चुनाव करना उसे कठिन हो रहा था। अतः कहा जा सकता है कि दर्जी का परेशान होना तर्कसंगत था। देखते ही देखते नई दिल्ली के लिए काया पलट होने लगा। बताओ क्या क्या प्रयास किए गए होंगे दिल्ली को चमकाने के लिए।
तो सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों को सजा दिया गया होगा, टूटी सड़कों की मरम्मत कर दी गई होगी, नए फूल और पौधे लगवाए गए होंगे, सड़कों पे उत्तम रोशनी की व्यवस्था की गई होगी, सड़कों के बीचों बीच इंग्लैंड और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए होंगे। तो ये बढ़िया बढ़िया बात लिखेंगे। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? कै का उत्तर। तो बेटा, इस प्रकार की पत्रकारिता को हम घटिया किस्म की पत्रकारिता मानते हैं, क्योंकि चर्चित जो हस्ती हैं उनके पहनावे के बारे में जानने की आम लोगों की कोई उत्सुकता नहीं होती। मीडिया तो इन बातों को उछालता है, इससे समय और धन की बर्बादी होती है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पे क्या प्रभाव डालती है? बेटा, युवा पीढ़ी पर कुप्रभाव डालती है। इससे ध्यान गलत दिशा में जाता है और हमारी युवा पीढ़ी है वो उसको अपनाने का प्रयास करती है। इससे बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें क्या है भाई? नंबर 1, उस पत्थर की तलाश की जिस पत्थर से लाट बनाई गई थी मूर्ति। फिर क्या प्रयास किया मूर्तिकार ने? हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर गया। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोजा। उसने भारत के नेताओं की मूर्तियों की नाकों को मापा, पर नाक बड़ी निकली। उसने बिहार सचिवालय के सामने 1942 में शहीद हुए बच्चों की नाक को मापा, परखा, वो भी काम नहीं बना, बड़ी नाक निकली। अंत में किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगाने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है, छठा हम छोड़ देंगे। 7वां प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में कैसे उभर के आई है? इज्जत की बात। नाक है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक। यह पाठ एक व्यंग्य रचना है। नाक का स्थान व्यक्ति के मुंह पे सबसे सर्वोपरि होता है। नाक का होना मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है। जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा यानी इज्जत, उसके साथ ब्रिटिश साम्राज्य की भी इज्जत जुड़ी हुई। यहाँ दोनों की प्रतिष्ठा को खतरा है। भारत के महान नेताओं एवं बालकों का सम्मान जॉर्ज पंचम से बढ़कर है, अतः उनकी नाक ऊंची है। हमारे बच्चों की नाक और हमारे नेताओं की नाक वास्तव में इंग्लैंड अधिकारी, इंग्लैंड नेता, इंग्लैंड कर्मचारियों की नाक से ऊपर रही है। हमेशा इज्जत की बात रही है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहां तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? बेटा, एक लाइन में समझाऊंगा कि इसमें यह संकेत करना चाहता है कि भारत में निर्दयी शासकों को कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उनके सम्मान से भारतीय बच्चों का सम्मान और स्थान और उनका व्यक्तित्व ऊंचा है। भारतीय नेता और बलिदानी बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं बढ़कर है, यही बात कहेंगे। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को कैसे प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को शब्दों की परिधि में बांधकर बहुत ही कुशलता पूर्वक छापा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। बेटा फिर सुनो, इसमें कितना बड़ा व्यंग्य है। जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, साफ भी बता दिया कि जिंदा नाक लगी है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, यानी पत्थर की तो है। ये स्पष्ट होते हुए भी, अस्पष्ट होते हुए भी स्पष्ट थी। वास्तव में खबर स्पष्ट होते हुए भी अस्पष्ट थी, यानी बताया भी है कि ऐसी जिंदा नाक लगाई गई है। लेकिन कभी भारतीय लोग स्ट्राइक ना करें, भारतीय लोगों में हड़कंप ना मचे, इसके लिए पत्रकारों ने घुमा दिया, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, यानी पत्थर की थी। इसका अर्थ यही निकला। अगला है, नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि नई दिल्ली में सब कुछ था, नाक न होना का मतलब अंग्रेजों का सम्मान नहीं था। दिल्ली में खूब चहल पहल थी, पर ब्रिटिश सरकार की चमक दमक तो थी दिल्ली, लेकिन उनका मान सम्मान नहीं था। लास्ट प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे? खबर लगने वाले दिन अखबार चुप क्यों थे? इसके दो उत्तर हो सकते हैं।
भारत में न कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न नेता ने उद्घाटन किया, न कोई फित्ता काटा, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। जब मैटर नहीं मिलेगा, समाचार नहीं मिलेगा, अखबार वाले चुप रहेंगे। यहाँ तक कि हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। अतः किसी नेता का ताजा चित्र नहीं छप सका। और अन्य कारण ये हो सकता है, भारतीय सत्ता अधिकारियों ने जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाकर पूरे हिंदुस्तान की नाक कटवा दी। वे अभी भी स्वयं को इंग्लैंड के अधीन समझते थे, इसलिए इसका विरोध वे चुप रहकर कर रहे थे। धन्यवाद।